AK-92 चैनल के प्रोग्राम अकरम खान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम खान हाजिर है। साथियों, इस प्रोग्राम के तहत मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि आपकी मुलाकात ऐसी नादर शख्सियत से करवाऊँ जिनके साथ न सिर्फ मेरा कुछ ताल्लुक़ हो बल्कि उन्होंने कुछ कारहाय नुमायाँ भी अंजाम दिए हों। आज की जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं, लेकिन तारफ़ कराने से पहले और गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहूँगा कि इनके बारे में बता दूँ कि इनका नाम है दाऊद ताहिर और ये चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के ओहदे से रिटायर हुए हैं। इसके अलावा ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बतौर मेंबर भी काम करते रहे हैं। 10 किताबों के मुसन्निफ हैं और इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसमें जहाँ बीनी और जहाँ गर्दी के बारे में बहुत जिक्र किया है। इनकी किताबों के कुछ अहवाल मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन चूँकि मैं उन किताबों के साथ मेरा कुछ तारुफ इसलिए भी है कि इन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि मेरा जिक्र भी अपनी किताबों में किया और मैं आज खुसूसी तौर पर मुल्तान से लाहौर आया कि मैं आपकी मुलाकात इस शख्सियत से करवाऊँ जिनका उड़ना बिछोना तो इनकम टैक्स था, लेकिन बहसीयत मुसन्निफ इन्होंने किताबें लिखी जिनके साथ मेरा इतना गहरा ताल्लुक़ है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आज आपकी मुलाकात इनसे करवाऊँ। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे टाइम दिया। शुक्रिया आपका, आप मुल्तान से तशरीफ़ लाए और मेरे इस इंटरव्यू के लिए आपने वक्त निकाला है, ये आपकी मेहरबानी है। अकरम साहब, आपके साथ कई साल गुज़रे, मुलाजमत के दौरान हम इकट्ठे थे। वो वक्त एक लिहाज से मेरे लिए यादगार भी है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि वो वक्त एक बहुत ही अच्छे माहौल में गुज़रा और गो अफसरी और मातहती का ताल्लुक़ भी था, लेकिन इसके बावजूद एक बिरादराना रिश्ता जो कायम हुआ वो अल्लाह के फजल से आज तक कायम है। जी माशाल्लाह। तो दोबारा आपका शुक्रिया कि आपने इस इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला है। आपने किताबों का जिक्र किया, बजा फरमाया आपने 10 किताबें अब तक मेरी आ चुकी हैं। उनमें से कुछ सही कहा आपने, सफ़र के हवाले से हैं। मैं 1989 में अमेरिका गया था। मैंने एक किताब लिखी, शौक हम सफ़र मेरा। जी सर। आपको याद होगा मुल्तान में ही इसकी तकरीबन रुनमाई हुई। जी मुझे याद है सर। स्पीकर थे उस वक्त कौमी असम्बली के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो उस किताब के मेहमान खुसूसी थे जिसमें आपने वो रुनमाई की किताब की। जी, और उसमें एक दूसरी अहम बात यह थी कि लाहौर से अताउल हक कासमी जी और अमजद इस्लाम अमजद जी दोनों तशरीफ़ लाए। मुकामी मुकर्रीन भी थे। तकरीब बड़ी अच्छी रही, बल्कि उस वक़्त रवाए वक्त ने लिखा अपने अदबी सफ़े में कि मुल्तान की अदबी तारीख़ में ये पहली तकरीब है जिसे लोग मुद्दतों याद रखेंगे। उसके बाद फिर मैंने एक सफ़रनामा लिखा ईरान और तुर्की का। जी। ये सफ़र मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में किया था। बाई रोड गया था, जहाँ बस जाती थी बस से, जहाँ ट्रेन जाती थी ट्रेन से। तो ईरान और तुर्की को हमने, मैं नहीं कहता कि उसका चप्पा चप्पा देख लिया, लेकिन उसका बहुत सा हिस्सा हमने देखा। उस किताब का नाम रखा गया सफ़र ज़िंदगी है, और उसकी तकरीब इस्लामाबाद में हुई और उसमें वसीम सज्जाद हुआ करते थे जी, चेयरमैन सेनेट जी। ही वॉज द चीफ गेस्ट। और उसमें जमीलुद्दीन आली मारूफ राइटर थे हमारे, और एक डॉक्टर दानी जी जी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। जी जी। उसके अलावा भी कुछ और लोग उस तकरीब में आए बतौर मुकर्रर। तीसरी किताब जो मैंने लिखी वो
कुवैत के सफ़रनामा के तौर पर शाया हुई। वो हुआ यूँ कि शाहीन एयरलाइन की इफ्तिताही परवाज़ थी कुवैत के लिए। तो उस वक़्त के जो एयर चीफ थे उन्होंने मेरी और मेरी वाइफ की बतौर मेहमान साथ जाने की मंजूरी दी जी। तो इस तरह हम मेहमान बन के गए। सरकारी तौर पे तो 2-3 दिन का इंतज़ाम था, फिर मैं वहाँ पे एक दोस्त थे उनके यहाँ रुक गया, तो 15-20 दिन मैंने वहाँ गुजारे। कुवैत छोटा मुल्क है, ज़्यादा आबादी भी नहीं, तो मैंने सारा कुवैत देखा। जी। उसके बाद मैं ये चाहता था अकरम साहब कि मैं पाकिस्तान के सियाती मुकामात के बारे में एनसाइक्लोपीडिया की शक्ल में एक किताब लिखूं, लेकिन फिर इस तजवीज़ को अपने लिए मैंने नाकाबिल अमल पाया बाज़ वजूह की बिना पे। मैंने फिर सोचा कि जिन जिन जगहों को मैंने देखा है खुद जी जी उनके बारे में लिखूं। तो उस एतबार से मैंने पहले जीटी रोड का इंतखाब किया। तो कैमलपुर से लेके, जिसे आप भटक कहते हैं, जी जी, वहाँ से लेके शादरा तक का एरिया जो है कवर किया। जी। उसमें हमने जीटी रोड के 10 मील इधर और 10 मील इधर अगर कोई तारीख़ी मुकाम था जी। तो उन सब को कवर करने की कोशिश की है। इस किताब का नाम उन्होंने रखा था मंजिल न कर कबूल। लाहौर में इसकी आपकी सर किताबों में मंजिल और सफ़र का बड़ा लहका और साबका शामिल है, ये क्या वजह है? वजह उसकी कोई ख़ास नहीं है, चूँकि ये सारी किताबें सफ़र के बारे में ही हैं। जी जी। तो इसलिए इसमें सफ़र का हवाला आ जाता है। और ये इसका नाम तो अताउल्लाह कासमी ने तजवीज़ किया था जी, और मुझे अच्छा भी लगा। तो इसकी तकरीब यहाँ लाहौर में हुई, अल-अमरा हॉल 1 में। बहुत पुररौनक तकरीब थी और उस वक़्त गवर्नर जो थे खालिद मकबूल जी, वो आए बतौर मेहमान ख़ास, और मुकर्ररीन में मुन्नू भाई भी थे जो अब मरहूम हो चुके हैं। उन दिनों सर मेरा ख्याल आप चीफ कमिश्नर लाहौर थे शायद। जी, मैं लाहौर में था। जी। उसके बाद फिर मैंने एक किताब लिखी जो लाहौर और मुल्तान के दरमियान जो एरियाज़ हैं जी उनको कवर करती है। उसका नाम रखा एक जहाँ और। जी जी, बज़ाहिर तो नज़र आता है कि लाहौर और मुल्तान के दरमियान कोई तारीख़ी जगह नहीं, लेकिन बहुत से मुकामात ऐसे हैं जी कि अगर किसी के पास टाइम हो, शौक़ हो, जी, तजस्सुस हो, तो वो उन मुकामात को देख सकता है। उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए, जी। एक सफ़र में सारा कुछ देखा नहीं जा सकता। सही बात। मुल्तान में रहा 2-3 साल, बल्कि अगर एग्जैक्ट आप पूछें तो 2.5 साल। जी और वो बड़ा मेरे लिए दिलचस्पी का हामिल था। बहुत अच्छे लोगों से दोस्ती हुई और अब मुझे आए हुए 27 साल हो गए। जी तो उनमें से बहुतों के साथ अब भी जी, अलैक्स-लैक है, राब्ता है। कभी उनको मौका मिलता है या मुझे मौका मिले तो मुलाकात भी करते हैं, फ़ोन पे भी बात हो जाती है। जी तो ये उन लोगों की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे अब तक याद रखा। मुल्तान के हवाले से भी मैंने एक किताब लिखी, वो फुल फ्लेड सिर्फ मुल्तान के बारे में है। जी मुल्तान की उसमें हिस्ट्री भी है, मुल्तान की उसमें सियाहत भी है, थोड़ा सा उसमें बायोग्राफी का टच भी है, ऑल्दो इट इज़ नॉट ए बायोग्राफी। जी, मैंने अपने ज़ाती वाक़यात नहीं उसमें बयान किए, लेकिन कहीं कहीं किसी के साथ ताल्लुक़ के हवाले से या किसी जगह को देखने के हवाले से या कोई और ऐसा अगर उसमें रेफरेंस ज़रूरी था तो मुल्तान में मेरे काम का जिक्र आया, वरना उसकी ज़रूरत नहीं थी। अकरम साहब, ये 7 किताबें होती हैं। इसके बाद मुझे 3 किताबें और लिखने का मौका मिला। एक किताब का नाम मैंने रखा शहर खूबा, और एक का नाम रखा करिए जावेदां, जी जी, और एक का नाम रखा वो बातें तेरी वो फसाने तेरे। ये जो वो बातें तेरी वो फसाने तेरे वाली किताब है, मेरे एक उस्ताद थे मोहम्मद अली उनका नाम था,
चौधरी मोहम्मद अली कहलाते थे, शायर भी थे, मुस्तर तखल्लुस करते थे। तो जब ये कॉलेज नेशनलाइज हो गए तो वो एफसी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल भी रहे। मैं फर्स्ट ईयर में था जब वो मुझे पढ़ाते थे। जी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन एंड प्रोबेबली द लास्ट पर्सन जिन्होंने मुझे कहा कि आप कॉलेज की तालीम से फारिग हो जाएं तो आपने कंपटीशन में शामिल होना है। तो मैंने तो कंपटीशन का नाम भी नहीं सुना हुआ था जी। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये कंपटीशन क्या होता है? तो उन्होंने कहा, फिर उर्दू में एक्सप्लेन किया कि एक इम्तिहान होता है मुकाबले का, जी। उसमें सारे नौजवान शामिल होते हैं, तो जो उनमें से अच्छे होते हैं, बेहतर नंबरों वाले, जी। उनको आला हुकूमती मुलाजमतों में लिया जाता है। जी। तो मैं उनका ये एहसान समझता हूँ कि उन्होंने मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट से मुतारिफ़ करवाया। जी। और फिर मैं ज़िंदगी भर उनसे मिलता भी रहा। वो 97 साल की उम्र में फौत हुए। तो मैं समझता था कि उनका चूँकि मुझ पे एहसान है तो मुझे उन पे, उनकी ज़िंदगी पे काम करना चाहिए। मैंने किया। अब इन किताबों की मज़ीद तफसील में तो मेरा ख्याल है जाना गैर ज़रूरी होगा जी, जी। इस वक्त। अच्छा, इजाज़त तो सर मैं एक दो बातें पूछना चाहूँगा, कदा कलम की माफ़ी चाहता हूँ कि आप को मेरा ख्याल में ये शौक़ लिखने का तो शायद बाद में हुआ, अवाले उम्री में तो नहीं आपको ये शौक़ था लिखने का? नहीं, मुझे शौक़ था और कॉलेज के ज़माने में कॉलेज मैगज़ीन में और एक दो अखबारात में जी। मेरे मज़ामीन आते रहे। जी। जी। उस वक़्त जब मैं एफए में था जी। या उसके बाद जब मैं बीए में था। जी। बीए तक मज़ामीन छपते रहे। उसके बाद यू आर राइट कि लंबा अरसा बीच में गुजर गया, मैंने कुछ लिखा नहीं। जी। और पहली किताब जो आई वो 95 में आई। जी। जी। शौक़ मुझे था और ये चीज़ कुछ मेरे जीन में भी शायद थी, क्योंकि मेरे वालिद, मैं उनको अब्बा जी कहता था घर में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका लिखने पढ़ने की तरफ बहुत रुझान था। जी। जी। वो शायर भी थे। जी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो उस तरफ से ये चीज़ मुझ में आई। जी। फिर ये है कि सर्विस में आने के बाद चूँकि तवज्जो दूसरी तरफ हो जाती है तो मैं कुछ नहीं लिख पाया। लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि वो तकरीबन 25 साल मुझसे ज़ाया हो गए। अगर उस अरसे में भी मैं कुछ लिखता रहता तो मुमकिन है कि 10 की बजाय आज 20 या 25 किताबें होती और उसी निस्बत से शायद पहचान भी ज़्यादा होती, आम जी, जी। रीडर्स में मेरी ज़्यादा होती। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी किताबों को जितने लोगों ने पढ़ा है, थोड़े या ज़्यादा, उन्होंने उनको पसंद किया है। नहीं सर, डेफिनेटली आपकी जो किताबें थी, मैं कलाम की फिर माफ़ी चाहूँगा कि आपकी किताबों में मेरे ख्याल में मैंने कुछ किताबें देखी हैं जिसमें मुख्तलिफ़ जगहों के बारे में या मुख्तलिफ़ नवादरात के बारे में या मुख्तलिफ़ जो तारीख़ी जगह हैं उनके बारे में बड़ा मुख्तसर तारफ़ से लिखा हुआ है, जबकि आपकी किताबों में आपने बड़ा उस पर तहकीक की है और उसको आपने वैसे एक्सप्लेन किया है कि जो पढ़ने वाला स्याह है वो उसको पढ़ के उसके ऊपर रिसर्च कर सकता है, उसके ऊपर एक अपनी इंडिपेंडेंट राय भी कायम कर सकता है। गुजारिश है जी कि मैं 92 में जब ईरान और तुर्की गया तो मैंने कोशिश की कि ईरान जाने से पहले मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि 92 में मैं जब गया ईरान और तुर्की तो मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे ईरान की कोई ट्रैवल गाइड मिल जाए जी। लेकिन ये वो ज़माना था जब ईरान में इनकलाब आए, बहुत अरसा नहीं हुआ था। जी। जी। और वहाँ सयाहों की आमदोरफ्त बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जी। तो ईरान की कोई ट्रैवल गाइड नहीं मिल रही थी। जी। तब मुझे किसी ने कहा कि आप ईरान के सफ़रनामे पढ़ें। तो मैंने ईरान के, तुर्की के जो सफ़रनामे मुझे मिल सके जी। जी। उस वक़्त कोई 15-16
मैंने पढ़े, उनके नोट्स भी लिए। जी जी लेकिन मुझे वो सफ़रनामे पढ़ के ये एहसास हुआ कि उनमें ईरान और तुर्की के बारे में मालूमात कोई नहीं है। कहानी तो जी, जी। है, बाज़ फर्दी किस्से भी हैं, वो फलां मिल गया या फलां मिल गई, ऐसे हुआ, ये बात हुई, फलां जगह हमने खाना खा लिया, वगैरह जी वगैरह। जी लेकिन मसलन तेहरान में अगर शाही महल्लात थे, जिस ज़माने में वो सफ़रनगार वहाँ गया, तो उसने शाही महल्लात की कोई तफसील नहीं दी। जी जी इसी तरह अगर वो मशहद गया, उसने ये तो लिख दिया कि हज़रत इमाम रज़ा वहाँ पे मदफून है, लेकिन उसका पस मंज़र वाज़े नहीं किया कि शहर कहते आबाद हुआ और इसको मशहद मसलन क्यों कहा जाने लगा है। मशहद इसलिए कि वहाँ हज़रत इमाम रज़ा जो हैं उनको शहीद किया गया, जी जी इस वजह से उसे मशहद कहा जाने लगा। तो जब मैंने किताब लिखी पहली बार अमेरिका की और फिर बाद में बाकी किताबें, तो उस वक़्त मैंने कोशिश की कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो, होनी चाहिए। ठीक है, गपशप भी हो, लोग उसे भी दिलचस्पी से पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ उनकी मालूमात में कुछ इजाफा भी होना चाहिए। और मेरे स्टाइल को बाज़ नक़ादों ने बहुत पसंद किया। जी जी बहुत मज़ामीन लिखे गए इन किताबों पे भी, मेरे बारे में भी, फिर तकरीबात इन सब किताबों की हर जगह हुई। जी जी और मैं एक दिन ऐसे अंदाज़ा कर रहा था कि कमोबेश 20 तकरीबात इनकी मुख्तलिफ शहरों में जी हुई। जी अच्छा पहली तो मुल्तान में थी, फिर जी, जी। पेशावर में, पिंडी में, वाह में, गुजरांवाला में, वज़ीराबाद में, अलाहादुल क़यास, कई जगहों पे तकरीबात हुई। तो अकरम साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह का एहसान है, उसने मुझे ये तौफीक दी कि मैं ये लिख सकूं। और मैं ऐसे कोई कारनामा नहीं समझता, लेकिन खुश इसलिए होता हूँ कि कितने लोग हैं हाँ जी। जो एक सफ़ा भी लिख सकते हैं। जी 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 आप किसी से कहते हैं कि जी फलां को ख़त लिख दो, जी जी तो लोग ख़त लिखने से नहीं कतराते जी हैं। जी आजकल तो सर ये दौर भी ऐसा आ गया है कि अब तो YouTube ने इतनी आसानी पैदा कर दी है कि अब आपको हर रिसर्च का या हर वाक़े के बारे में या हर जगह के बारे में एक तफसीली इंटरव्यू विजुअल की साइड में मिल जाता है। जी, अच्छा सर, मैं एक कता कलामी की फिर माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं अब चाहूँगा कि नाजरीन हमारे चूँकि आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और वो मैं चाहता हूँ कि वो 2-3 बातें तो मुझे सुनाएं। वो एक वाक़या जो मैं और आप इकट्ठे गए थे खानगढ़ में, तो हमने एक किसी पीर की रिकॉर्डिंग की, तो वो ज़रा वाक़या सुनाइए। फिर दूसरा मैं चाहूँगा कि आपने कसूर में नूरजहाँ को भी एक्सप्लोर किया था, वो अगर कोई बात याद हो। और तीसरी बात, एक होटल में जब आपकी किताब की तकरीब हो रही थी, तो किसी ने जो कमेंट किया था कि उसके देर से आने की वजह, तो उसने कहा ये हसरत गुनाह है या उसकी वो कसरत गुनाह। ये मैं आपको एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि इस मौजू पे आप ज़रा अपना कोई तफन्नुन तबाह के लिए। मैं अर्ज़ करता हूँ हसरत गुनाह और कसरत गुनाह का, इसके इस लतीफ़े के जो मूजिद हैं, जी मैं मूजिद ही कहूँगा क्योंकि बहुत से लतीफ़े बनाए जाते हैं। जी 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 वो ऐसा है कि शौक़ हम सफ़र मेरा जो है, उसमें किसी जगह ज़िक्र होगा मेरी दर्द कमर का। जी जी ग़ालिबन ये मैंने किसी जगह लिखा है कि मुझे तकलीफ़ है। उस पर राउला कासमी ने जो मुल्तान वाली तकरीब थी, उसमें उन्होंने फरमाया था, मेरे दोस्त हैं, मेहरबान भी हैं और सच्ची बात है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। जी जी नहीं सर, उनको चुटकी काटने का फन भी आता है। चुटकी काटने का फन बड़ा अच्छा आता है। तो उन्होंने कहा कि दाऊद ताहिर साहब ने जिक्र किया है अपनी कमर दर्द का। जी जी तो मेरा फ़लसफ़ा कमर दर्द के बारे में ये है कि कमर दर्द जो है वो या हसरत गुनाह की वजह से आती है या कसरत गुनाह की वजह से। जी जी अब पता नहीं ये किस वजह से है, जी जी इसका फैसला। लेकिन वो उस दिन उस तकरीब में लोगों ने बड़े तालियां बहुत बजाई थी। हाँ जी, वो तो जाहिर है, लोग तो खुश होते हैं। अच्छा, नूरजहाँ के बारे में सर बताइए, आपने वहाँ गए थे? जहाँ मैं गया था, एक मोहल्ला है कसूर का, उसका नाम है खुसरगढ़। जी अब भी उसका यही नाम है। जी
और उसकी एक वजह तो ये है कि कसूर के जितने हिजड़े हैं जी वो उस मोहल्ले में मुर्तकिज़ हैं, वहाँ रहते हैं। जी तो हम गए तो हमने वहाँ हिजड़ों के एक गुरु से मुलाकात की थी। जी उसके घर गए, बैठे रहे और उसके साथ जितने भी हिजड़े उसके मुरीद कह लें, जो मर्जी कह लें, जो उसके साथ अटैच थे, उनमें से भी 8-10 हिजड़े वहाँ आ गए जी और उनके साथ बातें होती रही। और एक बात जो उन्होंने कही, बहुत सी बातें हुई, उनका जिक्र मैंने अपनी किताब में किया। एक बात का वो जो गुरु था उसने जिक्र किया, उसने कहा जी कि जो हिजड़ा होता है, खा वो मर्द हो या औरत, वो आम बंदों में यानी मर्दों और औरतों में रह ही नहीं सकता। उसकी ज़हनी और शायद जिस्मानी ज़रूरियात कुछ ऐसी होती हैं कि वो उनमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता जी। और उसकी कोशिश होती है कि मैं वहाँ से फरार होकर एक ऐसे माहौल में चला जाऊँ जहाँ हिजड़े ही हों। अच्छा, मैंने उससे ये पूछा कि बाज़ ऐसे घर जो मुतवव्वल घरानों में शुमार होते हैं, अगर उनके ख़ानदान में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, उन्होंने कहा जी जहाँ मर्जी पैदा हो, गरीब के घर हो, अमीर के घर हो, अल्टीमेटली उसने हमारे पास आना है, वापस आना है। और अगर हमें पता चल जाए कि किसी घर में ऐसा बच्चा है तो हम उसके पीछे लग जाते हैं और उसको वहाँ से ला के रहते हैं। अच्छा। वहाँ वो घर भी देखा जिसमें नूरजहां की पैदाइश हुई जी और नूरजहां की एक बहन थी जिनका नाम ईदन बाई था। जी वहाँ पे एक इमाम बाड़ा है जी जो ईदन बाई के नाम पे है, जी जी यानी वो उन्होंने बनवाया होगा या। जी जी और उस घर के हम अंदर भी गए, मुझे अब याद नहीं उस घर में इस वक्त कौन रिहाइश पजीर है, लेकिन उसमें नूरजहां की वालदा की तस्वीर लगी हुई जी थी। जी और मैंने वो फ़ोटो टू फ़ोटो कैमरे से उसकी फ़ोटो बनाई थी, शायद मेरे पास कहीं पड़ी भी हुई हो। लेकिन जो ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई, एक औरत जो कहती थी कि मैं नूरजहां की खालाजाद हूँ, मुझे अब उसका नाम भूल रहा है फौरी तौर पे, शायद याद आ जाए गुफ्तगू के दौरान। वो कसूर रेलवे स्टेशन पे माल गोदाम प्लेटफॉर्म जहाँ सामान रखा जाता है गाड़ी में लादने के लिए, वो उस प्लेटफॉर्म पे उसने अपना डेरा लगाया हुआ था। जी एक उसने बकरी रखी हुई थी, जी एक चारपाई थी और वो वहाँ रहती थी। छत वही थी टीन की जो ऊपर प्लेटफॉर्म की होती है। तो हमने उसे कहा कि जी आप गाना सुनाया गाती हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं गाती थी, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर उन्होंने एक पीर साहब का जिक्र किया कि मैं उनकी मुरीद थी, मैं उनके पास जाया करती थी। पीर साहब ने मुझे कहा कि तुम गाया ना करो। ये क्यों कहा उसका पस मंज़र उसने नहीं बताया, लेकिन गालिबन जो मैं समझ सका हूँ वो कहना ये चाहती थी कि किसी के कहने पे उसको गाने से रोका गया। और दूसरी बात यह की गई कि उसको खाने में संदूर मिलाकर खिला दिया गया, जिससे उसका गला मुस्तकिल ख़राब हो गया। वो कहती मैं बहुत अच्छा गाती थी जी, लेकिन तंदूर खाने के बाद मेरा गला मुस्तकिल ख़राब हो गया। इन स्पाइट ऑफ दैट उसने हमें 3-4 गाने गा के सुनाए, जिनमें से एक मुझे इस वक्त भी याद है, दूर जान वालिया मुहाराउंड मोड़ में। जी 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 बिल्कुल। वो बड़ा पंजाबी का गीत है, शायद नूरजहां ने असल गाया हुआ है, लेकिन उसने अपने अंदाज में गाया था। हमने रिकॉर्डिंग की वीडियो बनाई थी उसकी, लेकिन अब वो चूँकि उसका ज़माना ख़त्म हो गया वीडियोस का, वो चीज़ें कुछ ज़ाया हो गई। मैंने कोशिश तो की थी उनको नए सिस्टम पे लाने की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। पीर साहब वाली जो बात आपने की थी वो कुछ तो आपने बता दी,
तो हम तो दरअसल पीर साहब का इम्तिहान करने गए थे और आपको याद है मैंने उनसे कहा था कि पीर साहब मैंने सुना है आपके पास जिन्नात हैं, तो आप एक जिन का छोटा सा बच्चा मेरे ताबे कर दें ताकि मैं उससे वक्तन फ़वक्तन अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूं या जिन दिखाएं हमें। जी जी उन्होंने दोनों बातों से माजरत की थी। जी जी और फिर मुझे कहा था जी आप ये वजीफ़ा करें तो 7 दिन के बाद आप जिन आ जाएगा। देखेंगे कि आपकी चारपाई के पास एक ताकत खड़ी होगी और वो जिन होगा जो आपके हर हुक्म का हुक्म पे अमल करेगा। तो मैंने उनसे कहा था कि जी किसी वक्त ऐसा भी होता है, सुना है कि जिन्नात नाराज़ हो जाते हैं, वो चारपाई उलट देते हैं, तो ऐसा ना हो मेरे साथ। तो मैंने कहा आप मुझे अपना नंबर दें टेलीफोन। जी वो कहने लगे नंबर ले लें, दे भी दिया उन्होंने, लेकिन साथ ही कहा कि मैं रात 9 बजे के बाद अल्लाह ताला के साथ मैं बेकलाम हो जाता हूँ और उसके बाद मैं किसी से बात नहीं करता। जी जी वो मैंने कहा जी आप तो अल्लाह ताला से मैं बेकलाम होंगे, उसी अरसे में मेरा कबाड़ा हो जाएगा। तो खैर इसी पे बात ख़त्म हो गई। वो फिर जन्नात वगैरह वाली हम उनसे इजाज़त लेके आ गए थे। जी जी और अब सर वो बात जो मैं आपसे कहलवाना चाहता हूँ कि हमने उसकी रिकॉर्डिंग की थी उस सारे इंटरव्यू की, तो वो क्या हुआ सर उस रिकॉर्डिंग का? वो ऐसा था, मैंने आपसे ये कहा था कि आप टेप रिकॉर्डर ले लें, हम उनकी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने टेप रिकॉर्डर का अपने तौर पे कोई इंतज़ाम किया, मैं तो यहाँ लाहौर जी, से जी। मुल्तान गया हुआ था। जी जी लेकिन उसमें पता नहीं क्या वजह हो गई, जब उसके बाद घर वापस आए और मैंने कहा इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जी तो वो बिल्कुल खाली थी जी जी कैसेट। जी जी तो उस वक़्त हमने हंसते हुए एक दूसरे से बात की थी कि या तो कोई टेक्निकल गलती हो गई है या पीर साहब ने कोई फूंक मारी है कि मेरी बात को रिकॉर्ड ना कर सके। तो इसमें गालिबन टेक्निकल गलती थी कोई, जिसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं हो गई। सर आप ने इतना मुझे खासा टाइम दे दिया, लेकिन आपसे जो बातें हैं वो इतनी, अभी तो मैंने एक परत ही नहीं खोला आपका। हमारे नाजरीन शायद चाहेंगे कि आपके बारे में और आपकी किताबों के बारे में मैं तफसील से बात करूं, तो मैं चाहूँगा कि आज आपका मैं शुक्रिया अदा करूं और कि आपने मुझे एक तवील टाइम दिया। तो इंशाल्लाह बाकी बातें अगले इंटरव्यू में करेंगे सर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहरबानी। थैंक यू।